एलिसन ऑसवाल्ड एक क्राइम राइटर था जो रियल मर्डर केसेस पर किताबें लिखता था। एलिसन उन केसेस को ही चुनता था जिन्हें पुलिस नहीं सुलझा पाई थी और जो अनसुलझे रह गए थे। एलिसन ऐसी घटनाओं की तह तक जाता था और वो उन्हें खुद से ही सुलझा देता था। उसके बाद वो उन पर किताबें लिखता था। इस दौरान उसे जरूरत पड़ती थी तो वो उन वारदातों वाली जगह के बिल्कुल पास रहकर भी तहकीकात करता था। इस वजह से वो आम पाठकों के साथ साथ पुलिस वालों के बीच भी मशहूर था। पर इस बार तो एलिसन ने हद ही पार कर दी थी। वो एक मर्डर केस की तह तक जाने के लिए उसी घर में शिफ्ट हुआ था जहां कत्ल को अंजाम दिया गया था। 1 साल पहले उसी घर में एक पूरा परिवार रहस्यमयी तरीके से मारा गया था, जहां माँ बाप और उनके 2 मासूम बच्चों को पेड़ से फांसी पर लटकाकर मौत के घाट उतार दिया गया था। पर उस परिवार की सबसे छोटी बेटी स्टेफनी लापता थी। उसकी न कहीं लाश मिली थी और न ही जिंदा होने का कोई सबूत। समय के साथ साथ उसे भी मरा हुआ मान लिया गया था। एलिसन अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ शिफ्ट हुआ था। उसे पता था कि उसकी बीवी ट्रेसी ऐसी जगह पर रहने के लिए कभी नहीं मानेगी, इसलिए उसने उसे बिल्कुल अंधेरे में रखा था। जब एलिसन अपने सामान के साथ नए घर के लिविंग रूम में पहुंचा तो उसकी नजर पीछे के यार्ड में लगे एक बड़े से पेड़ की तरफ गई। कुछ सेकंड तक वो बस उसे देखता रहा। ये वही पेड़ था जहां 1 साल पहले एक पूरे परिवार को फांसी देकर मार दिया गया था। इसके बाद एलिसन कुछ पुराने सामान को एटिक में रखने गया। धूल और जाले से भरे एटिक में उसकी नजर वहां पड़े एक बॉक्स पर गई जो ठीक उसके सामने रखा था। जिज्ञासावश उसने वो बॉक्स खोला तो पाया कि उसमें एक छोटा सा प्रोजेक्टर और साथ में कुछ पुरानी फिल्म की टेप रखी थी। हर फिल्म टेप पर एक नाम लिखा था, फैमिली हैंगिंग आउट, बारबेक्यू, पूल पार्टी, स्लीपी टाइम और लॉन वर्क। उन टेप्स को देखकर एलिसन की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उसने वो बॉक्स उठाया और सीधे अपने होम ऑफिस में ले जाकर रख दिया। रात के वक्त एलिसन अपने ऑफिस में मर्डर केस की फाइलें और तस्वीरें निकालकर हर डिटेल्स को ध्यान से पढ़ रहा था। इनमें हत्या के बाद ली गई इस घर की तस्वीरें भी थी। तभी उसकी नजर एटिक की तस्वीर पर पड़ी जिसमें एटिक बिल्कुल खाली दिख रहा था। ये देखकर एलिसन को उस बॉक्स का ख्याल आया जो उसे एटिक से मिला था। उसके दिमाग में एक सवाल आया कि अगर एटिक पूरी तरह से खाली था और हत्या के बाद यहाँ कोई रहने भी नहीं आया था तो ये बॉक्स यहाँ रखा किसने। एलिसन के मन में उस बॉक्स को लेकर फिर से जिज्ञासा जगी। उसने बॉक्स में रखी उन फिल्मों को देखने की ठानी। उसने प्रोजेक्टर सेट किया और सबसे ऊपर रखी टेप फैमिली हैंगिंग आउट को प्ले कर दिया। फिल्म की शुरुआत में सब कुछ एक नॉर्मल फैमिली वीडियो जैसा लग रहा था जिसमें माँ बाप और 3 बच्चे घर के यार्ड में साथ समय बिता रहे थे। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद सब कुछ पूरी तरह से बदल गया। अगले ही सीन में माँ बाप और उनके 2 बच्चे एक पेड़ के नीचे खड़े नजर आने लगे। सभी के चेहरे सफेद कपड़े से ढके हुए थे और गले में रस्सी का फंदा कसकर बंधा था। हर फंदे की रस्सी उस पेड़ की ही एक मजबूत डाली से बंधी थी। पेड़ के तने की आड़ में एक छुपा हुआ शख्स चुपचाप उस डाली को आरी से काट रहा था और जैसे ही वो डाली चरमराकर टूटी, अगले ही पल सारे फंदे खिंच गए और एक साथ सबको फांसी लग गई। उन सभी ने वहीं तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ दिया। कातिल ने जिस बेरहमी से उस परिवार को मारा था वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। ये देखकर एलिसन कांप उठा। एलिसन के मन में कई सवाल घूमने लगे कि हत्यारे ने इस हत्या की वीडियो क्यों बनाई और फिर फिल्म टेप को इसी घर में क्यों छोड़ दिया। एलिसन ने अब दूसरी फिल्म बारबेक्यू देखनी शुरू की। इस बार भी स्क्रीन पर एक खुशहाल परिवार नजर आया जिसमें माँ बाप और 2 छोटे बच्चे थे। शुरुआत में सब कुछ बेहद सामान्य लग रहा था। कैमरे के सामने हंसता खेलता परिवार और एक परफेक्ट बारबेक्यू डे। लेकिन सीन बदलते ही अब वही परिवार एक कार में बंधा पड़ा दिखाई देने लगा जिसमें माँ बाप और एक बच्चा था, मगर सबसे छोटा बेटा गायब था। अगले ही पल किसी ने उस कार में आग लगा दी। उनकी दिल दहला देने वाली चीखें स्क्रीन पर गूंज उठी और कुछ ही मिनटों में वे सब राख में बदल गए। इस वीडियो को देखकर एलिसन के पसीने छूट गए। उसे तुरंत तीसरी फिल्म चलाने की हिम्मत नहीं हुई। उसने प्रोजेक्टर बंद कर दिया। अगली सुबह एलिसन एक बार फिर अपनी रिसर्च में जुट गया। इस बार उसने पूल पार्टी नाम की फिल्म प्ले की। शुरुआती सीन में एक परिवार पूल के किनारे एंजॉय करता नजर आ रहा था, लेकिन अगले ही सीन में माहौल पूरी तरह से बदल गया। कैमरा अब एक टेबल पर टिक गया था जहां एक कांच का पॉट रखा था। उसके अंदर कोई हरे रंग का रहस्यमयी लिक्विड नजर आ रहा था। कैमरे का एंगल शिफ्ट होते ही दिखा कि पूरा परिवार अब पूल के लाउंजर से बंधा है। पर तभी लाउंजर से बंधी रस्सियां किसी ने एक एक कर खींचनी शुरू की और परिवार के सभी सदस्य पूल में गिरते चले गए। पानी के अंदर उनका दम घुटने लगा और कुछ ही पलों में उनके शरीर शांत पड़ गए। लेकिन तभी एलिसन की नजर पानी पर गई।
जिसमें काले कपड़े पहने एक शख्स का रिफ्लेक्शन दिख रहा था। उस शख्स का चेहरा बहुत अजीब था, जैसे उसने कोई डरावना मास्क पहन रखा हो। एलिसन स्क्रीन के करीब जाकर उसे गौर से देखने लगा, पर तभी प्रोजेक्टर में आग लग गई और रील का वो हिस्सा जल गया जिसमें उस शख्स की फुटेज थी। एलिसन ने किसी तरह प्रोजेक्टर में लगी आग बुझाई। उसके बाद उसने रील के जले हुए हिस्से को काटकर फिल्म को फिर से प्ले किया और इस बार वो अपने कैमकॉर्डर से फिल्म को रिकॉर्ड भी करने लगा। कैमकॉर्डर के जरिए डिजिटल कॉपी बनाने के बाद वो इसे अपने लैपटॉप में देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन उस रहस्यमयी शख्स का चेहरा अब भी ठीक से नहीं दिख रहा था। उसी रात एलिसन ने चौथी टेप स्लीपी टाइम प्ले की, जिसमें एक बच्चा और माँ बाप अपने अपने बिस्तरों में बंधे हुए थे। लेकिन फिर कोई शख्स कमरे में दाखिल हुआ और उसने एक धारदार हथियार से बारी बारी से सबके गले रेत दिए। ये मंजर बेहद डरावना और दर्दनाक था। एलिसन ने उस टेप की भी डिजिटल कॉपी बनाकर फुटेज को ध्यान से देखना शुरू किया। तभी उसकी नजर फुटेज में दिख रहे दरवाजे के पास बने एक अजीब से निशान पर गई, जो कि किसी प्राचीन सभ्यता या किसी सीक्रेट कल्ट का सिंबल लग रहा था। उसने जब वीडियो का कॉन्ट्रास्ट बढ़ाया तो एक जगह दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखा। वो था साइंस फॉर किड्स, सेंट लुइस। जब एलिसन ने सेंट लुइस में हुए कत्ल के बारे में सर्च किया तो उसके सामने मिलर फैमिली का नाम आया, एक ऐसा परिवार जिसके सारे सदस्यों की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। पुलिस रिपोर्ट में बताया गया था कि हत्या के वक्त 3 लोगों की लाशें मिली थी, लेकिन परिवार का सबसे छोटा बेटा रहस्यमयी तरीके से लापता हो गया था और तब से लेकर आज तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। ये जानकर एलिसन गहरी सोच में पड़ गया, क्योंकि इस केस में और जिस परिवार को फांसी देकर मारा गया था उसमें एक अजीब समानता थी। कत्ल के बाद दोनों ही परिवार का एक बच्चा रहस्यमयी तरीके से लापता था। वो इस बात पर विचार कर ही रहा था कि अचानक पूरे घर की बत्तियां गुल हो गईं। सन्नाटे में एटिक से किसी के चलने की धीमी आवाजें सुनाई देने लगी। एलिसन फौरन टॉर्च लेकर एटिक की ओर बढ़ा, पर वहां जाने पर उसे कोई नजर नहीं आया। लेकिन तभी एलिसन को वहां एक ढक्कन जमीन पर पड़ा हुआ दिखा, जो शायद उसी बॉक्स का था जिसमें फिल्मों की टेप रखी थी। जब उसने वो ढक्कन उठाया तो उसके अंदर कुछ ड्राइंग्स बनी हुई दिखी। जब उसने ध्यान से देखा तो वो सन्न रह गया। ये उन सभी मर्डर सीन्स की ड्राइंग्स थी जो उसने टेप्स में देखे थे। हर ड्राइंग में मारे गए लोगों के नाम भी लिखे थे। लेकिन एक और बात थी जो एलिसन को खटक रही थी। उन सभी ड्राइंग्स में मारे गए लोगों के अलावा एक और शख्स की ड्राइंग भी मौजूद थी, जिसका नाम लिखा था मिस्टर बूगी। एलिसन को लगने लगा कि इन ड्राइंग्स में जरूर उस कातिल का कोई सुराग छुपा है। वो ढक्कन उठाकर वहां से जाने के लिए जैसे ही मुड़ा, वैसे ही एटिक की जमीन का एक हिस्सा अचानक टूट गया और वो सीधे नीचे फर्श पर आकर गिरा। गिरने की आवाज सुनकर ट्रेसी दौड़ती हुई उसके पास पहुंची। चोट से तड़पते हुए एलिसन ने हांफते हुए कहा, पुलिस को बुलाओ, मुझे लगता है कि इस घर में कोई है। ट्रेसी ने कॉल करके सारी बातें पुलिस को बताई, जिस वजह से कुछ ही देर में लोकल डेप्यूटी वहां आ पहुंचा। डेप्यूटी ने एलिसन को फर्स्ट एड दिलवाने के बाद उसने चारों ओर नजरें दौड़ाई और अपनी तहकीकात शुरू की। वो एटिक के टूटे हुए हिस्से का मुआयना करते हुए बोला, तो आपने एटिक से किसी के कदमों की आवाज सुनी थी, है ना? एलिसन ने बताया कि जैसे ही लाइट गई उसे एटिक से किसी के चलने की तेज आवाजें सुनाई दी, लेकिन जब वो खुद ऊपर गया तो वहां कोई नहीं था। डेप्यूटी ने उसे समझाते हुए कहा, लाइट जाने के बाद सब कुछ डरावना लगने लगता है। हो सकता है वो गिलहरियां हों या बस आपका भ्रम। मुझे नहीं लगता कि आपको फिक्र करने की कोई जरूरत है। इतना कहकर डेप्यूटी वहां से जाने के लिए मुड़ा, लेकिन तभी उसने झिझकते हुए कहा, वैसे मैं आपकी किताब केंटकी ब्लड का बड़ा फैन हूँ। अगर आप ऑटोग्राफ दे सकें तो मेहरबानी होगी। ये सुनकर एलिसन थोड़ा मुस्कुराया और किताब लेने के लिए अपने ऑफिस की तरफ बढ़ा। डेप्यूटी भी चुपचाप उसके पीछे पीछे हो लिया। ऑफिस में दाखिल होते ही डेप्यूटी की नजर दीवार पर गई, जहां हर तरफ तस्वीरें, नोट्स और चार्ट्स लगे थे। ये देखकर वो हैरान रह गया कि महज एक किताब के लिए एलिसन ने कितनी गहराई से तहकीकात की थी। डेप्यूटी उसके जुनून से काफी इम्प्रेस हुआ और उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ मिस्टर एलिसन, इसलिए इस केस को सॉल्व करने में मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बेझिझक बता सकते हैं। दरअसल एलिसन को भी मदद की जरूरत थी, इसलिए एलिसन ने इस शर्त पर डेप्यूटी से मदद लेने के लिए हाँ कर दी कि वो इस इन्वेस्टिगेशन के बारे में किसी से चर्चा नहीं करेगा। फिर एलिसन ने उससे कहा कि वो 2 केसेस पर जानकारी जुटाए। एक 1998 का सेंट लुइस वाला केस, जिसमें एक परिवार की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी, और दूसरा 1979 का केस, जिसमें एक परिवार को कार में जिंदा जला दिया गया था। अगले दिन एलिसन ने एक बार फिर से वीडियो फुटेज को ध्यान से देखने का फैसला किया।
इस बार जब उसने फैमिली हैंगिंग आउट वाली फुटेज दोबारा चलाई तो उसकी नजर झाड़ियों के बीच छिपे उसी डरावने शख्स पर पड़ी जिसकी परछाई उसे पूल पार्टी वाले वीडियो में दिखी थी। इस बार उसका चेहरा पहले से ज्यादा साफ नजर आ रहा था। एलिसन ने फिर बारबेक्यू वाली टेप चलाई जहां पूरे परिवार को कार में जलाया गया था और वहां भी वही शख्स एक कोने में चुपचाप खड़ा दिखाई दिया। एलिसन ये देखकर कांप उठा। उसने दोनों फुटेज से उस शख्स की तस्वीरें निकालकर अपने ऑफिस की दीवार पर टांग दी। उसी वक्त एलिसन को डेप्यूटी की कॉल आई। उसने बताया कि मिलर फैमिली जिनका गला रेतकर हत्या हुई थी और मार्टिनेज फैमिली जिन्हें जलाकर मारा गया था, उनके एड्रेस उसने ढूंढ लिए थे। डेप्यूटी ने फिर एक चौंकाने वाली बात भी बताई कि मार्टिनेज फैमिली की हत्या के बाद उनका 9 साल का बेटा भी उसी दिन से लापता है और आज तक उसका भी कोई सुराग नहीं मिला। एलिसन फोन पर बात कर ही रहा था कि तभी स्क्रीन पर कुछ अजीब हुआ। स्क्रीन पर पॉज किए हुए वीडियो में दिख रहा वो शख्स अचानक एलिसन की तरफ मुड़ा और उसे घूरने लगा। एलिसन का ध्यान जब तक स्क्रीन की तरफ जाता, वो शख्स वापस अपनी जगह पर फिर से वैसे ही खड़ा हो गया जैसे पहले था। इसके बाद डेप्यूटी एलिसन को दोनों हत्याओं के एड्रेस बताने लगा, पर एलिसन ने जैसे ही मिलर फैमिली का एड्रेस सुना तो वो चौंक गया। उसने फोन रख दिया। उसने उसी पल स्टीवनसन्स फैमिली, जो कि एलिसन से पहले इस घर में रहा करती थी और जिनकी पेड़ से लटक कर मौत हुई थी, उनके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट चेक किए। उसने एक अजीब बात नोटिस की। स्टीवनसन्स फैमिली इस घर में आने से पहले उस घर में रहती थी जहां मिलर फैमिली की हत्या हुई थी। एलिसन को लगा कि हो ना हो इन हत्याओं का इस बात से कोई ना कोई संबंध जरूर है। तभी एलिसन को अपने स्क्रीन पर एक अनजानी वीडियो फुटेज दिखी जो पहले वहां नहीं थी। उसने जैसे ही उसे प्ले किया वो हैरान रह गया, क्योंकि ये उसी पल का वीडियो था जब वो रात में एटिक से नीचे आ गिरा था। एलिसन सोच में पड़ गया कि आखिर ये वीडियो रिकॉर्ड किसने किया, लेकिन इस फुटेज में कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो उस वक्त उसकी आंखें देख नहीं पाई थी। वीडियो में साफ दिख रहा था कि कई अजनबी हाथों ने एलिसन को चारों तरफ से पकड़ रखा था और वो उसे नीचे की तरफ धकेल रहे थे। ये देख एलिसन की रूह कांप गई। उसी रात जब एलिसन अपने बेडरूम में सो रहा था, तभी उसे ऑफिस से प्रोजेक्टर के चलने की आवाज सुनाई दी। वो चौंक कर उठ बैठा। उसने जब ऑफिस के अंदर जाकर देखा तो कमरे में कोई नहीं था। तभी उसकी नजर उस प्रिंट आउट पर पड़ी जिसमें वो डरावना शख्स झाड़ियों के बीच से घूरता नजर आ रहा था। एलिसन ने प्रिंट आउट उठाया और ऑफिस की खिड़की से बाहर झांका। तस्वीर में दिख रही झाड़ियां दरअसल ऑफिस के खिड़की के सामने वाली ही झाड़ी थी। उसने जैसे ही तस्वीर हटाई, झाड़ियों के बीच वही शख्स खड़ा था, ठीक वैसे ही जैसे तस्वीर में। ये देखकर एलिसन सन्न रह गया। एलिसन ने एक पल के लिए अपनी पलकें झपकाई तो वो शख्स गायब हो चुका था। एलिसन को अब यकीन हो गया था कि वो शख्स कहीं आसपास ही था और चुपचाप उन पर छुपकर नजर रख रहा था। एलिसन ने तुरंत बेसबॉल बैट उठाया और टॉर्च लेकर बाहर निकला, पर बाहर कोई नहीं था। बस चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा था। अगली सुबह डेप्यूटी एलिसन से मिलने उसके घर पहुंचा। केस पर चर्चा करते हुए एलिसन ने डेप्यूटी को बताया, ये हत्याएं 1970 से शुरू हुई हैं। इस हिसाब से कातिल अभी कम से कम 70 साल का होगा। टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट से ये भी पता चला है कि जितने भी मर्डर हुए हैं उनमें एक बात कॉमन है, हर बार पूरे परिवार को पहले कोई नशीली चीज दी गई जिससे वे बेहोश हो गए और फिर उन्हें बेरहमी से मार डाला गया। लेकिन एक बात सबसे डरावनी है, हर बार मरने वाले परिवार का एक बच्चा लापता हो गया जो फिर कभी नहीं मिला, और हर दफा हत्यारे ने जाते जाते अपने पीछे एक अजीब सा निशान भी छोड़ दिया। एलिसन ने उस रहस्यमयी निशान की तस्वीर डेप्यूटी को दिखाई। उसे देखते ही डेप्यूटी की आंखों में चिंता साफ दिखाई देने लगी। उसने कहा, यह मुझे किसी कल्ट का सिंबल लग रहा है। यह मामला मुझे कोई आम सीरियल किलिंग का नहीं लग रहा। इसके पीछे जरूर कोई ऐसी बात है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। मैं एक प्रोफेसर को जानता हूँ जो इस तरह की चीजों के एक्सपर्ट हैं, शायद वही हमें इसका मतलब समझा सके। फिर उसी रात एलिसन आखिरी फिल्म की टेप देखने लगा। शुरुआत में वही जाना पहचाना सीन दिखा। हंसी ठिठोली करता हुआ एक खुशहाल परिवार साथ में वक्त बिता रहा था। परिवार में माँ बाप के साथ 2 छोटी बच्चियां भी थी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अगले ही पल सीन बदल गया और कैमरा लॉन की ओर मुड़ गया जहां पर कोई फिल्म रिकॉर्ड करते हुए ग्रास कटर चला रहा था। अचानक सामने उस परिवार की महिला जमीन पर बंधी पड़ी हुई दिखी। ग्रास कटर बेरहमी से उसके ऊपर चला दिया गया। दरिंदगी का ये नजारा बहुत ही ज्यादा भयानक था। कुछ देर बाद एलिसन ने वीडियो कॉल के जरिए प्रोफेसर जोनस से संपर्क किया। प्रोफेसर जोनस एक अनुभवी रिसर्चर थे जो कल्ट और उससे जुड़ी चीजों पर रिसर्च करते थे। जोनस ने गंभीर आवाज में कहा, आपने मुझे जिस सिंबल की तस्वीर भेजी थी, दरअसल उसका ताल्लुक बेबीलोन की प्राचीन मान्यताओं से है।
यह मान्यता एक दुष्ट शैतान से जुड़ा है जिसका नाम है बुगुल। ये एक ऐसा शैतान है जिसका शिकार खास तौर से बच्चे होते हैं। वो उन्हें पोजेस करता है और अपनी दुनिया में ले जाता है। और आपने जितने भी केसेस के बारे में मुझे बताया है उनमें भी एक बात कॉमन है, हर परिवार के कत्ल के बाद उनका एक बच्चा गायब हो गया था। एलिसन ने पूछा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये सब उस बुगुल की करतूत है? इस पर जोनस ने जवाब दिया, हो सकता है कि बुगुल की पूजा करने वाला कोई कल्ट इन हत्याओं को अंजाम दे रहा हो, लेकिन अगर आपको कोई और सुराग मिले तो मुझे जरूर बताइएगा। यह मामला सिर्फ अंधविश्वास का नहीं लगता, इसके पीछे जरूर कोई राज है। ये सब जानकर एलिसन का दिल अब और भी बेचैन हो गया था। उसके मन में ये डर गहराने लगा कि कहीं ये सब वाकई किसी पैरानॉर्मल ताकत का खेल तो नहीं, कोई ऐसा डरावना सच जिसे उसने अब तक सिर्फ कहानियों में पढ़ा था। एलिसन ने सोने से पहले प्रोजेक्टर और सारी टेप्स एक बॉक्स में रखी और ऑफिस को लॉक कर दिया। लेकिन रात के सन्नाटे में एक बार फिर से प्रोजेक्टर के चलने की आवाज आने लगी। एलिसन चौंक कर उठ बैठा और ऑफिस की तरफ भागा। दरवाजा अब भी बंद था, लेकिन अंदर से रोशनी छनकर बाहर आ रही थी। जब उसने दरवाजा खोला तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। प्रोजेक्टर अपने आप चल रहा था और स्क्रीन पर फैमिली हैंगिंग आउट वाली वही खौफनाक वीडियो चल रही थी। एलिसन को अब यकीन हो गया था कि उनके अलावा भी इस घर में कोई मौजूद है, इसलिए वो बेसबॉल बैट लेकर घर में पहरा देने लगा। लेकिन वो इस बात से अनजान था कि उसके आसपास कुछ साए मंडरा रहे थे। ये कोई और नहीं, ये उन बच्चों के प्रेत थे जो गुमशुदा हो चुके थे। एलिसन उन्हें देख नहीं पा रहा था, लेकिन उनकी मौजूदगी को वो महसूस कर पा रहा था। वो बार बार ट्रेसी और बच्चों के कमरे चेक करता रहा, किसी अनहोनी के डर से। एलिसन अपनी बेटी एशली को देखने उसके कमरे में गया। वो उसे गहरी नींद में सोया समझकर दरवाजा बंद करके लौट गया, पर एशली सोई नहीं थी। वो बिस्तर पर लेटी डर से कांप रही थी। उसकी नजरें एक परछाई पर गड़ी हुई थी। वो परछाई स्टेफनी की थी। स्टेफनी वही लड़की थी जो फैमिली हैंगिंग आउट केस में लापता हो गई थी। उसने एशली को चुप रहने का इशारा कर रखा था। अगली सुबह ट्रेसी ने गुस्से में एलिसन को बुलाकर घर की दीवार दिखाई। वहां एशली ने एक बड़ी सी पेंटिंग बना रखी थी। एलिसन की नजर दीवार पर बनी पेंटिंग पर पड़ी, जिसमें एक लड़की पेड़ से रस्सी के सहारे लटकी हुई थी। ये देखकर वो हैरान रह गया। एशली ने बताया, मैं पेंटिंग अपने कमरे में ही बनाना चाहती थी, लेकिन मेरी दोस्त ने मना कर दिया क्योंकि वो कमरा उसके भाई का था। ट्रेसी ने हैरानी से पूछा, तुम किसकी बात कर रही हो एशली? एशली ने बिना झिझके कहा, स्टेफनी के बारे में। ये घर पहले उसी का था। डैडी उसी के परिवार के बारे में ही तो किताब लिख रहे हैं। उन सबकी मौत इसी घर में तो हुई थी। जब ट्रेसी को पता चला कि वे उसी घर में रह रहे हैं जहां एक पूरा परिवार बेरहमी से मारा गया था, तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। पर एलिसन ने ट्रेसी को ये कहकर मना लिया कि बस कुछ ही दिनों की बात है, उसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी होने ही वाली है, उसके बाद वे उस घर को छोड़कर चले जाएंगे। उसी रात एक बार फिर एलिसन को प्रोजेक्टर के चलने की धीमी आवाज सुनाई दी, पर इस बार जब उसने ऑफिस का दरवाजा खोला तो वहां कुछ नहीं था। प्रोजेक्टर और सारी टेप्स गायब थी। तभी उसकी नजर छत की ओर गई। आवाजें अब ऊपर एटिक से आ रही थी। एलिसन ने जब सीढ़ियां चढ़कर एटिक में झांका तो वो सन्न रह गया। वहां 5 बच्चों के प्रेत बैठे थे और स्क्रीन पर फिल्म की टेप्स चल रही थी। उन बच्चों ने एक साथ एलिसन की ओर देखा और होठ पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया। अचानक अंधेरे में बुगुल का भयानक चेहरा एलिसन के सामने उभर आया। ये देखकर एलिसन बुरी तरह से डर गया और सीढ़ियों से नीचे जा गिरा। इसके बाद वो प्रोजेक्टर और सारी फिल्म टेप्स भी एटिक से नीचे आ गिरी। एलिसन समझ चुका था कि उसने अनजाने में ही बहुत बड़ा खतरा मोल ले लिया था। उसका पाला किसी सीरियल किलर से नहीं, बल्कि खतरनाक शैतानी ताकतों से पड़ा था। उसने बिना देरी किए प्रोजेक्टर और फिल्म टेप्स उठाई और बाहर ले जाकर आग के हवाले कर दिया। तभी ट्रेसी भी घर से बाहर निकल आई। उसे देखते ही एलिसन ने घबराई हुई आवाज में कहा, सामान पैक करो, अभी कुछ भी समझाने का वक्त नहीं है, हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा। ट्रेसी ने बिना वक्त गंवाए बच्चों को आनन फानन में तैयार किया। उसके बाद वे सभी फौरन उस घर से निकलकर अपने पुराने घर की ओर रवाना हो गए। अगले दिन एलिसन ने पिछले घर से सारा सामान मंगवा लिया और परिवार के साथ मिलकर घर सजाने लगा। इस दौरान डेप्यूटी लगातार उसे कॉल कर रहा था, लेकिन एलिसन बार बार उसका कॉल इग्नोर कर रहा था। वो अब इस केस से कोई भी वास्ता नहीं रखना चाहता था। एलिसन ने जब अपना लैपटॉप खोला तो उस पर प्रोफेसर जोनस का मेल आया हुआ था। एलिसन ने झट से जोनस को वीडियो कॉल किया। प्रोफेसर जोनस ने बताया, मुझे बुगुल के बारे में कुछ और अहम जानकारियां मिली हैं। बुगुल दरअसल तस्वीरों में रहता है और वो तस्वीरों के जरिए ही हमारी दुनिया में आता जाता है। जो भी उसकी तस्वीरें देख लेता है, बुगुल उसे पोजेस कर लेता है
और फिर उससे भयानक काम करवाता है। खास तौर से बच्चे उसका आसान शिकार होते हैं। वो बच्चों को पोजेस करने के बाद उन्हें अपनी दुनिया में ले जाता है। ये सुनते ही एलिसन के पैरों तले जमीन खिसक गई। बिना देरी किए उसने तुरंत अपने लैपटॉप से वो तमाम वीडियो फुटेज डिलीट कर दी जो बुगुल से जुड़ी थी। कुछ देर बाद एलिसन एटिक में कुछ सामान रखने गया, लेकिन वहां उसने जो देखा उसका कलेजा मुंह को आ गया। एटिक में वही बॉक्स पड़ा था जिसमें उसे पिछले घर में फिल्मों की टेप्स मिली थी। उसने झिझकते हुए बॉक्स का ढक्कन हटाया तो अंदर एक पैकेट रखा था जिस पर लिखा था एक्सटेंडेड कट एंडिंग्स। इसका मतलब था कि अब भी फुटेज के कुछ हिस्से बाकी थे, वो हिस्से जो पहले की फिल्मों में नहीं दिखाए गए थे। एलिसन ने जैसे ही एक्सटेंडेड कट एंडिंग्स की फुटेज प्ले की, स्क्रीन पर फिर से फैमिली हैंगिंग आउट वाला वही दृश्य उभरा जिसमें स्टीवनसन्स परिवार पेड़ से फांसी पर लटका हुआ था। लेकिन इस बार कुछ और भी था। अगली ही क्लिप में उनकी लापता बेटी स्टेफनी पेड़ से नीचे उतरती दिखाई दी। ये देखकर एलिसन सन्न रह गया। इसका मतलब ये था कि उस हत्या को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि वही लापता बच्ची थी। नीचे उतरने के बाद स्टेफनी अपने मर चुके पिता के पैर पकड़कर झूलने लगी। फिर वो कैमरे की ओर मुड़ी और सीधे उसमें देखते हुए चुप रहने का इशारा किया। बाकी फुटेज में भी वही पैटर्न था। हर वीडियो में लापता हुआ बच्चा अपने परिवार की हत्या करता हुआ दिखाई दे रहा था। एलिसन अब सब समझ चुका था। जितने भी परिवार मारे गए थे उनके लापता बच्चे ही उनके असली कातिल थे। बुगुल ने उन बच्चों को पोजेस करके उनसे ही वे हत्याएं करवाई थी। ये देखकर एलिसन के पसीने छूट गए। उसी वक्त डेप्यूटी का कॉल आया और इस बार एलिसन ने फोन उठा लिया। उधर से डेप्यूटी की घबराई हुई आवाज आई, मिस्टर एलिसन, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आपको वो घर नहीं छोड़ना चाहिए था। जो जानकारी आपने मुझसे निकलवाने को कही थी उससे एक डरावनी बात सामने आई है। हर वो परिवार जो मारा गया उससे पहले कुछ समय उसी घर में रहा था जहां पहले किसी और परिवार की बेरहमी से हत्या हो चुकी थी। जैसे कि स्टीवनसन्स परिवार उस घर में रहकर आए थे जहां मिलर परिवार की हत्या हुई थी, और मिलर परिवार उस घर में रहकर आए थे जहां डी लुजियोस परिवार मारा गया था। यानी कि जब भी कोई परिवार वारदात वाली जगह पर रहने जाता है तो हत्यारा उन्हें अपना टारगेट बना लेता है, और जब वो परिवार उस घर को छोड़कर किसी नए घर में जाता है तब वो उनकी हत्या करता है। मिस्टर एलिसन, आपने भी वही किया है। आपने स्टीवनसन्स परिवार का घर छोड़कर इस खौफनाक कड़ी को आगे बढ़ा दिया है। एलिसन कुछ कहता कि उससे पहले ही उसका सिर घूमने लगा। उसने लड़खड़ाते हुए कॉफी मग की ओर देखा। मग में वही हरे रंग की बेहोशी की दवा तैर रही थी जो कि एलिसन ने फिल्म के टेप्स में देखी थी। मग के नीचे उसकी बेटी एशली का नोट मिला जिसमें उसने गुड नाइट डैडी लिखा था। एलिसन को समझते देर नहीं लगी कि एशली ने ही कॉफी में बेहोशी की दवा मिला दी थी। एलिसन जमीन पर गिर पड़ा और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। अपनी धुंधली पड़ती नजर के सामने उसने एशली को अपने सामने खड़ा पाया। वो उसे बेबस देखकर डरावनी तरीके से मुस्कुरा रही थी। अगले ही पल एलिसन बेहोश हो गया। एलिसन को जब होश आया तो उसने खुद को फर्श पर पाया। उसके मुंह पर टेप लगा था और हाथ पैर कसकर बंधे थे। थोड़ी दूरी पर एलिसन की बीवी ट्रेसी और बेटा ट्रेवर भी बेसुध बंधे पड़े थे। तभी एशली अपने हाथ में कैमरा और कुल्हाड़ी लिए एलिसन के सामने आ खड़ी हुई। उसने ठंडी आवाज में कहा, घबराइए मत डैडी, मैं आपको और ज्यादा मशहूर कर दूंगी। एशली ने फिर अपने पूरे परिवार को फिल्माना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने कुल्हाड़ी उठाई और बारी बारी से सभी को मार डाला। उसने भी दरवाजे पर बुगुल का साइन बना दिया और आखिर में बॉक्स के ढक्कन पर अपने मर चुके परिवार की तस्वीर बनाई जिसमें उन्हें 3-3 हिस्सों में कटा हुआ दिखाया। फिर एशली जाकर प्रोजेक्टर स्क्रीन के सामने खड़ी हो गई जहां वही वीडियो चल रही थी जिसे उसने खुद फिल्माया था। धीरे धीरे स्क्रीन पर वे सभी मरे हुए बच्चे दिखाई देने लगे। वे सभी खामोश और बेजान नजरों से उसे देख रहे थे। तभी एशली के पीछे बुगुल आ खड़ा हुआ। उसे देखते ही बाकी बच्चे डरकर भाग गए। बुगुल ने धीरे से एशली को उठाया और स्क्रीन के भीतर चला गया। वो स्क्रीन के जरिए एशली को अपनी दुनिया में ले जा रहा था जहां उसकी रूह बाकी बच्चों की ही तरह बुगुल की गुलाम बनकर रहने वाली थी, हमेशा हमेशा के लिए। दरअसल बुगुल एक ऐसा शैतान था जिसे दूसरों को तकलीफ पहुंचाने में मजा आता था। वो जिस परिवार को अपना टारगेट बनाता था उस पर तब वार करता था जब वो परिवार घर बदलने के बाद खुद को सुरक्षित महसूस करने लगता था। वो परिवार के सबसे मासूम बच्चे को चुनता था जिस पर किसी का शक न जाए, ताकि उस परिवार को वो आखिरी पलों में हैरानी, तकलीफ और मजबूरी में देख सके। अंत में उस बॉक्स में जिसमें फिल्मों की टेप्स पड़ी हुई थी उसमें एक नई टेप जुड़ चुकी थी जिस पर नाम लिखा था हाउस पेंटिंग। इस टेप में एलिसन और उसके परिवार की मौत बाकी हादसों की तरह एक खौफनाक अंत वाली कहानी बन चुकी थी।
दोस्तों, आप में से काफी लोगों का कहना है कि हमारे वीडियोस आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसके लिए आप सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लें ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।